ओम सर्वतंत्र स्वरूपाय सर्वतंत्र स्वरूपिणी सर्वाशाय समस्ताय शिवाय गुरुवे नमः। नमस्ते। आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का ये दिन में हम ऑटिज्म का बारे में आयुर्वेद के हिसाब से या आयुर्वेद की नज़र में हम उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे या आयुर्वेद इसमें कुछ कर पाएगा, इसका बारे में एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस और आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे। ऑटिज्म, हमारे इंडिया में ऑटिज्म का सेंसेशन या सेंसेक्स वगैरह कितना लोगों को ऑटिज्म है, इसके बारे में एक अवेलेबल जानकारी नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया गवर्नमेंट अभी तक उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ का हिसाब का मुताबिक 68 में से एक लोग ऑटिज्म बीमारी से पीड़ित है। ये एक बहुत बड़ा संख्या है। टोटल 6.8 बिलियन जो टोटल पॉपुलेशन होने के बाद उसमें 68 में से एक अगर ऑटिज्म, मतलब ये बहुत, स्पेशली ये यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है। और ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये CMDT में करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो मॉडर्न मेडिसिन का एक विशेष ग्रंथ है जो MBBS में वगैरह भी पढ़ने के लिए होते हैं, उसमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर का चैप्टर में ऑटिज्म के बारे में जो वर्णन किया गया है। और वहाँ पे ऑटिज्म के लिए उन्होंने वो कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह वहाँ पे वो बताते नहीं है। केवल वो एक बायो न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट डिफरेंस एंड उसका डिग्रीज वेरी होते थे, उसी हिसाब से एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है ये, बस इसका बारे में और उसका कुछ सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे बताते हैं। उसमें पर सबसे पहले एक सोशल बिहेवियर, मतलब वहाँ पे ये जो बच्चा होते हैं उनको सोशलिज्म का जस्ट ऑपोजिट ऑटिज्म। सोशल बिहेवियर बिल्कुल नामात्र रह जाते हैं बच्चों का, आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं, और रेस्ट्रिक्टिव या रिपीटेटिव बिहेवियर, कोई भी अगर कुछ बोले तो उसको रिपीट करके उसको मिमिक करना है, उसको ऐसा करना, ये एक ही चीज़ है रिपीटेडली बोलना। और कुछ सेंसरी चैलेंजेस लेकर हाइपर एक्टिविटी जैसा प्रॉब्लम्स आते हैं, और इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया या पैरासोम्निया, जो सोने के बीच में उड़कर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना या चलना या कुछ अलग से कुछ मिसबिहेवियर करना, ये सारा चीज़ें इसमें होते हैं। और स्पीच डिफ़िकल्टी सबसे कॉमनली बात वगैरह करना, ये लैंग्वेज डेफिशिएंसी, उनको भाषा नहीं बिल्डअप होते, डेवलप होते हैं। और ऑटिज्म वाला बच्चे सबसे ज़्यादा ADHD और कंडक्टिव डिसऑर्डर के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉन होते हैं। उनको अटेंशन डेफिशिएंसी एंड हाइपर डिसऑर्डर वगैरह भी उनको होने के चांस ज़्यादा है। और ADHD जो फीमेल में होते हैं, तो फीमेल्स में वो ज़्यादातर वो इंट्रोवर्ट कैरेक्टर ज़्यादा दिखाते हैं, तो मेल्स में वो ज़्यादा एक्स्ट्रावर्ट कैरेक्टर ज़्यादा दिखाते हैं। और यह उसके लिए कुछ थेरेपीज जो मॉडर्न सजेस्ट करते हैं, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और म्यूज़िक थेरेपी और स्पीच थेरेपी, इस तरह का 3 थेरेपी है जो ऑटिज्म में करंटली जो अवेलेबल है। ऑटिज्म पहले जैसा बताते कि एक सिचुएशन है, ये एक रोग नहीं बोल सकता, इस तरह के करके भी कई जर्नल्स वगैरह पब्लिश किए हैं। लेकिन ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि समदोष समाग्निश्च समधातुमलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिया मनस्तस्तु इत्यभिधीयते। स्वस्थ का जो वर्णन हम आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति ऑटिज्म में आपको दिखेगा नहीं है, और वो एक रोग ही आपको मानना है। एक सिचुएशन हम उसको एक साइकोलॉजिकली वो बोलते समय उन लोगों जैसे एक साइकिक इफेक्ट आएगा, वह सही बात है, लेकिन ऑटिज्म एक डिसीज़ ही हम उसको मानना है। और आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम उसको देखे जाएंगे, और उससे पहले
एक ये जो 14-15 साल में एक 20-25 ऑटिज़म बच्चों को ट्रीट करने का मौका मिला था, और उसको जो मैनेज करने की एक छोटी सी एक्सपीरियंस के साथ आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा या मोस्ट ऑफ ऑटिज़म वाले पेशेंट केवल एमएमआर के बाद ही, एमएमआर वैक्सीन के बाद, रूबेला के वैक्सीन के बाद ही डायग्नोस हुआ है। एमएमआर के पहले किसी को भी ऑटिज़म डायग्नोस हुआ नहीं है। तो कई सारे जर्नल है कि ये एमएमआर और ऑटिज़म का क्या कनेक्शन है, क्योंकि एमएमआर के पहले कभी किसी को ऑटिज़म हुआ नहीं है। और मर्क्यूरिक आयोन्स ऑटिज़म का एक लीडिंग कॉज है, ये भी आपको कई सारा एक जर्नल्स में आपको मिल जाएगा। हम आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो हम कल भी बताया था, हमारा जो जन्म प्रकृति होते हैं वादा पित्त कफा और इस तरह का 7 प्रकृति होते हैं, उसमें सबसे हीन प्रकृति है, जन्म प्रकृति है वाद प्रकृति। और ऑटिज़म का सबसे बड़ा कारण वो उनको वाद जन्म प्रकृति में पैदा होते हैं ऑटिज़म का सारे बच्चे। ये वाद जन्म प्रकृति हीन प्रकृति में जन्म होने का एक कारण, और साथ के साथ ये एक बीज दुष्टि दोष, मादा का अंडा और पिता का बीज, ये दोनों का दुष्टि भी आपको ऑटिज़म में दिखाई देगा। और ये दोनों का कारण जो गर्भिणी चर्या सही से नहीं किया और कंसीव करते समय भी उसको ठीक ठाक से आचरण नहीं किया, ये भी इसके लिए कारण है। और इसमें जो इसका डिसऑर्डर्स देखते समय उसमें चेष्टा वैगल्य आपको मिल जाएगा। जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में, या हाइपर एक्टिविटी होना या बिल्कुल एक्टिविटी नहीं होना, या अलग अलग तरह कन्वर्सेंस टाइप भी होना, तो ये सारे एक चेष्टा वैगल्य में आपको मिल जाएगा। मनोवैगल्य भी यहाँ पे है। और आधिनिद्रा या अनिद्रा, कोई या तो अधिनिद्रा होगा या अनिद्रा होगा। इसके अलावा नॉर्मली देखने को मिलते हैं जो पेशेंट को मुष्टि मैथुन या मास्टरबेट करना, वो फीमेल हो या मेल हो, ऑटिज़म वाला बच्चा अक्सर मास्टरबेट करते हुए भी नोटिस किया है। ये भी और ये हाइपर एक्टिविटी वाला पेशेंट्स ऑटिज़म में वो भी बहुत कॉमन मिलते हैं। और कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, या तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड होंगे या तो बहुत ज़्यादा लूज मोशन होंगे, क्रूर कोष्ठ। तो ये सारा जो सिम्टम्स हम बता रहे हैं, सारा आपको सुनते ही समझ जाएगा ये ज़्यादा वाद प्रधान सिम्टम है, ये सारा वाद वैगल्य का है। स्टोमक प्रॉब्लम्स मेनली, अलग अलग तरह का एलर्जीज़ होना, खाना वगैरह खाने के बाद तुरंत उसको एकदम हाइपर एक्टिविटी बढ़ना, या खाना वगैरह खाने के बाद उनको पेन आना, इस तरह का प्रॉब्लम भी आते हैं। तो रसावह स्रोतदुष्टि, मनोवह स्रोतदुष्टि, चेष्टावह, सप्न्यावह और स्रोतदुष्टि भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑटिज़म में। अलग अलग तरह का एलर्जी, एक धातु विकार में आप उसको मान सकते हैं। तो ये सारा जितना भी बताया है, इसमें मोस्ट ऑफ चीज़ें आपको सुनते ही आपको समझ है। उसमें मेनली जो शब्द पेशेंट बात नहीं कर पा रहे, वाद है, वहाँ पे जन्म प्रकृतिवाद होने के कारण क्या क्या जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे वो बच्चों को आपको देखने को मिलते हैं। मनोवैगल्य भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे वाद का इम्पोर्टेंट वहाँ पे पेशेंट का होते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ सारा सिम्टम्स अगर आप उसको देखेंगे तो एक वाद प्रेडोमिनेंट प्रॉब्लम या एक वाद हीन जन्म प्रकृति कारण बीज दुष्टि का कारण से हो रहे। इसके अलावा इसके एक और परसेप्शन से हम देखते हैं, एक कृमिजन्य रोग का हिसाब से। कृमिजन्य रोग मतलब स्टोमक और माइंड, ये दोनों आयुर्वेद सदियों पहले ही बताया गया है कि दोनों कनेक्टेड है, लेकिन ना एलोपैथी वाले उसको कभी मानते नहीं है। रसोवा स्रोतदुष्टि के कारण स्किन और गट और हृदय, ये तीनों इंटर कनेक्टेड है। हम स्किन डिसीज़ के ऊपर हमने इसको विस्तार से हमने चर्चा भी किया था। तो हम सभी को पता है स्टोमक में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम्स होते समय हमको कंफर्ट नहीं होते,
माइंड में नहीं। स्टमक में कुछ प्रॉब्लम्स होते तो हमको माइंड डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। वो रिसेंटली एक गट ब्रेन एक्सिस थियरी लेकर आया है मॉडर्न साइंस, और उसमें भी उन्होंने यही बोल रहे हैं गट ब्रेन एक्सिस मतलब आपका स्टमक में जो प्रॉब्लम्स है वो आपको गट में जो भी प्रॉब्लम है आपको माइंड डिस्टर्ब कर सकते हैं। और अभी अभी उन्होंने भी इस तरह का बोलने लगा है, स्टमक को भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने लगा है मॉडर्न मेडिसिन भी। तो कृमिज रोग में सबसे ज़्यादा ये आयुर्वेद से ज़्यादा ये अथर्ववेद में कृमिक प्रकरण नाम से एक अध्याय है। वो कृमि प्रकरण अध्याय में अलग अलग तरह के 150 के ऊपर कृमि के बारे में वर्णन किया है। उसमें दृष्ट और अदृष्ट जो आपको देख सकते हैं उस कृमि के बारे में, जो आप आंखों से देख नहीं सकते उस कृमि के बारे में भी बताते हैं। दृष्टाः, अदृष्टाः, अप्सराः, अत्रिः, पिशाचः, इस तरह का बहुत सारा कृमि के बारे में बात करते हैं। तो पिशाच है, ये नाम सुनकर हमको लगते हैं कि ये कोई भूत प्रेत या कोई मंत्र तंत्र चिकित्सा के बारे में नहीं है। पिशाच मतलब पिशम अदिति यदि पिशाच, पिश मतलब मांस, तो मांस को अंदर करके मांस को खाने वाले कृमि का नाम है पिशाच। आप खाना खा के बर्तन बिना धोते हुए रखे समय उसमें आने वाला कृमि के बारे में भी बताते हैं। और वहाँ पे जब भार्या भर्तृ या हस्बैंड एंड वाइफ का संभोग के समय उनका बीज का अंदर घुस के जो कृमि वो यूट्रस में या गर्भाशय में घुसने वाला कृमि के बारे में भी अथर्ववेद बताते हैं। तो इस तरह का कृमि अंदर होके बीज को दुष्टि करके साथ के साथ गर्भाशय को भी दुष्टि करके आने वाले बच्चे को कृमिजन्य रोग के बारे में अथर्ववेद वहाँ पे बताते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ कृमि का लक्षण, जो अदृष्ट कृमि का लक्षण बताते समय कुछ कुछ कृमि के बारे में बताते हैं। जो कुछ कृमि आपका शरीर का अंदर आते समय जो आपको बिल्कुल खुशबूदार चीज़ों का आपको बिल्कुल गंदगी जैसा स्मेल आएगा। मतलब अच्छा खाना आपके सामने होंगे तो वो कृमि आपके शरीर का अंदर होते समय आपको वो देख के बिल्कुल स्टूल्स या मल जैसा स्मेल आएगा तो आप उसको फेंकेगा। और अच्छे जो बिल्कुल जो गंदे स्मेल होने वाला है, गंदे चीज़ है, उसमें आपको खुशबू जैसा स्मेल मिलेगा। आपको सेंसरी सिस्टम को इस तरह के एक मैनिपुलेट करेगा ये कृमि। आपका सेंसोनियम, न्यूरोनियम, मोट्रोनियम करेगी। एसएनएम कॉम्प्लेक्स वगैरह सुनते समय हमको लगते हैं कि ये सब मॉडर्न वाला है, ऐसा नहीं है। चेष्टावास, अपन्यावास, रौदसी, इसी को ये लोग नाम चेंज करके आए और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह का जो गंदा चीज़ को है, जो मल जैसा चीज़ को से खुशबू आने के कारण वो खाने का एक टेंडेंसी बढ़ जाते हैं। अच्छे चीज़ देखते समय बुरा होते हैं और बुरा चीज़ें लिखते तो अच्छा लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उनसे करके उनका बिहेवियर चेंज करते हैं। इस तरह के कृमि के बारे में भी और बाकी जो पहले बताए हुए कृमि के बारे में भी अथर्ववेद विस्तार से बताते हैं। तो उस एक रास्ते पे भी आपको ये ऑटिज्म के बारे में कुछ कुछ पेशेंट्स को देखते समय इस तरह का कभी कभी ऐसा भी फील होते हैं। और इसका सबका मेन कारण गर्भिणी का आहार विहार विचार है। एक तो गर्भिणी होते समय कंसीव वगैरह आज का समय में हो जाता है, मतलब कोई कंसीव करने के लिए उस नीयत से उस समय देकर कोई पुंसवन आचरण वगैरह करके नहीं करते हैं। वो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते समय 1 महीने का पीरियड्स मिस हो जाता है तो समझ जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो कंसीव के लिए ऐसे कोई प्री प्लानिंग नहीं होता, सिस्टमेटिक नहीं होते हैं। और गलत शयन या इस कारण से जो एक्टिविटीज़ करना, और उसके बाद गर्भिणी का खाना पीना मतलब वहाँ पे आहार मतलब केवल आप जो पेट के लिए जो मुंह से खा रहे हैं वो नहीं आहार। आहार मतलब आहारंदी इति आहार, जो आप आहरण करते हैं वो सारा आहार है। आहरण मतलब ये पूरा विश्व आहार है। आपने जो देखते हैं वो देखते आप आहरण कर रहे हैं, वो भी आहार है। जो आप सुनते हैं वो आहार है। जो आप टच करते हैं वो भी आहार है। जो भी आप आहरण करते हैं वो सारा आहार है। हम डायबिटीज़ पेशेंट्स को समय बताते हैं। एक डायबिटीज़ पेशेंट
मीठा खा नहीं रहे, लेकिन रोज़ उसको घर से बाहर दिखा जो लड्डू का बोतल देखते समय उनको लड्डू का बोतल देख के उनका अंदर एक इच्छा आते है और वो चले जाते हैं। वो खाए नहीं तो भी उसको शुगर बढ़े, क्योंकि उन्होंने वो लड्डू को देख के आहरण कर लिया है या सुन के आहरण कर लिया है। तो इस तरह का गर्भिणी जो देखते हैं वो इस तरह का अलग अलग सीरियल्स या अलग अलग उसमें डर पैदा करने वाला, ये बहुत ज़्यादा इमोशंस होने वाला सीरियल्स या रोज़ रोना करना, जिस तरह की चीज़ें देखना या नॉवेल्स पढ़ना, इस तरह का चीज़ें, या कुछ और लैंगिक दुराचार करना जैसा कोई पॉर्न वीडियोस वगैरह देखना, इस तरह की चीज़ें करते समय वहाँ पे होने वाला बच्चों को वहाँ पे वादजन्म प्रकृति होने का चांस 99% है। और वादजन्म प्रकृति हो तो केवल ऑटिज्म नहीं है, जैसा अलग अलग प्रॉब्लम और भी आ सकता है। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे हर किसी को ऑटिज्म नहीं, ऑटिज्म वादजन्म प्रकृति हो तो ज़रूरी नहीं कि उसको ऑटिज्म ही होगा, और भी कई प्रॉब्लम आ सकते, जैसा हमारा कई सारे बच्चों को विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आते हैं, जो जन्म होते ही इस तरह का प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, और भी अलग अलग तरह का धातु वैगल्य वगैरह भी आते हैं। तो गर्भिणी का इस तरह का उनका जो देखना और उनका जो सुनना, वो हमेशा लड़ाई करेंगे बहू से, उनका पापा से, मम्मा से, उनका पति से, भाई से, और वो लड़ाई करते समय वापस दूसरा आप गाली देंगे तो आपको भी गाली मिलेगा, तो आप वो शब्द मिलेगा, वो शब्द भी आपको इस तरह का परिवर्तन शरीर का अंदर कर सकते हैं। और जो आपका जो एक्टिविटीज़, आहार और विहार और आचार, और आप रात को ज़्यादा जागना और सुबह जल्दी ना उठना और दिन में सोना, इस तरह का जो भी गर्भिणी का सारा, ये सारा आपको इस तरह का एक बीज दुष्टि और वादजन्म प्रकृति होने के लिए मजबूर करते हैं। और होने के बाद जो बच्चों को होने का दूसरा कारण, बच्चों को कार्टून्स वगैरह देखना, स्पेशली पोगो, इस तरह का कार्टून नेटवर्क वगैरह जो बच्चों को दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा कंडक्टिव डिसऑर्डर और ADHD के लिए लीडिंग कॉज ये होते हैं। क्योंकि बच्चा जो कार्टून देखने वाले इस तरह के बच्चे, वो कार्टून में आप देखेंगे तो मिस्टर बीन या पोगो वगैरह क्या दिखाते हैं, एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ, मेरे हिसाब से बच्चों से ज़्यादा आजकल आप लोग ये देखते हैं। तो उसमें क्या सिखाते हैं, उसमें ये सिखाते हैं कि आप किसी को मजाक उड़ाना सिखाते हैं, या किसी को कोई भी चीज़ कोई उल्टा तरीके से करने के सिखाते हैं, या सॉक्स का अंदर केला भर के खाने के लिए दिखाते हैं, या कुछ इस तरह का कुछ भी चीज़ें सिखाते हैं। और ADHD और कंडक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चे का समय में वो इस तरह का केला का अंदर, सॉक्स का अंदर, जो जूते का अंदर केला भर के खाने के शुरू करते हैं। या आपका मेहमान सारे लोग आके बैठते समय वो वहाँ पे जाके वो आपको अधोवायु निकाल के उसको आवाज़ आते समय उनको मज़ा आते हैं। और इस तरह का अलग अलग तरह का स्ट्रेंजर बिहेवियर बच्चे करते हैं। उसका सबसे मेन कारण इस तरह का आहरणदी यदि आहार, बच्चों उसको आहरण करते हैं। तो इस तरह का चीज़ें भी इसके लिए एक सबसे बड़ा कारण है। और ऑटिज़म का बच्चे के लिए मॉडर्न साइंस के मुताबिक वो बताते हैं कि उसको स्पेशल स्कूल में भेजे जाएं ऑटिज़म वाला बच्चों को। इस कारण इसके लिए भी वो भी हम उस चीज़ को भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स ये आते हैं। स्पेशल स्कूल में जितना भी आते हैं वो सारे लोग इस तरह का कोई ना कोई कंडक्टिव डिसऑर्डर, ऑटिज़म, ADHD, इस तरह का अलग अलग प्रॉब्लम्स वाले बच्चे होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। आपका बच्चा शायद केवल बोल नहीं पाते होंगे, दूसरा बच्चा वहाँ पे जो है वो हाइपर एक्टिविटी वाला होंगे, तीसरा वहाँ पर जो बच्चे होंगे वो शायद कंडक्टिव डिसऑर्डर वाले होंगे। आपके बच्चे वहाँ जाएंगे, एक हफ्ते का अंदर क्या करेंगे, इनका जो भी गलत बिहेवियर है वो उनका बाकी लोगों को बांटेंगे, और जो भी वहाँ पे बाकी लोग जो करते वो सारे इन्होंने सीख के अगले हफ्ते एक और एक्स्ट्रा उन्होंने अलग और बिहेवियर प्रॉब्लम्स ही दिखाने शुरू कर दी। इस तरह की चीज़ें भी अक्सर देखने को लिए मिला है। लेकिन अगर बच्चों को अगर हम नॉर्मल स्कूल में अगर पढ़ाएंगे तो नॉर्मल लोगों से बिहेवियर करते समय वो नॉर्मल बिहेवियर वो अडाप्ट करने का चांस ज़्यादा है। वो शायद वो एग्ज़ाम वगैरह होते समय उनको कुछ समझ नहीं आएगा, उनको उसमें कोई मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन उनका बीमारी के लिए वो कम होने के लिए और उनका बिहेवियर नॉर्मल होने के लिए ये बहुत बड़ा कार्य करते हैं। डिफरेंट टाइप्स का राग म्यूज़िक सुनना। म्यूज़िक में दो तरह का म्यूज़िक सबसे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं जो आपको कोई गाना सुना आपको सोना आ जाते हैं, कुछ गाना है हम उठ के तो डांस करना आएगा, है ना। तो उसमें जो हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे हैं, हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे के लिए जो गाना आपको
सुने के जो लोरी टाइप गाना जो सुनते समय काम उसका बीट स्लो होंगे और वो सुनते समय उनको वहाँ पर हाइपर एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि शब्द सूक्ष्म है, वो उनका अंतरात्मा तक पहुँचते हैं। उसके लिए राग भैरवी, राग कल्याण वगैरह भी बहुत अच्छा राग वगैरह है। उसके अलावा आपको कोई भी इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर हाइपर एक्टिविटी वाला नहीं है, जो एक्टिविटी कम वाला है, बिल्कुल कुछ करते नहीं है, तो उनके लिए फास्ट बीट वाला जो हनी सिंह, यो हनी सिंह वाला टाइप, जो नाचने टाइप वाला चीज़ें उनको सुनाना चाहिए। तो म्यूज़िक आप इस तरह का उसको थोड़ा सा वो एक ऑब्जर्वेशन करके हम उसको इस तरह का राग चूज़ करके हम उसको करना है। इसके अलावा जो चीज़ रिज़ल्ट मिला है वो ये है कि ऑटिज़म वाला बच्चे का हमेशा उनका ग्रैंड पा या ग्रैंड माँ के साथ बेच के उनके साथ रहते समय ऑटिज़म वाला बच्चों को काफ़ी हद तक उनको उनका प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी रिकवर होते हुए देखा है। और उसके कारण ये लगते हैं कि एक तो माँ बाप का अंदर से वात्सल्य और ग्रैंड माँ से जो वात्सल्य है, वो स्नेह और दया जो मिलते हैं वो माँ बाप से मिलते नहीं है। और दूसरा कहीं ना कहीं माँ बाप से जो अलग होते हुए समय बच्चों को ये वात्सल्य वगैरह मिलते नहीं, क्योंकि आयुर्वेद बोलते हैं 5 साल तक वो बच्चे उनका माँ के साथ होना चाहिए। वो तो आज के समय में पॉसिबल नहीं होते। 2 साल से ही या बच्चा पेट में होते ही वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में बुकिंग करने शुरू होते हैं माँ बाप। तो इस तरह का चीज़ें भी इसके साथ के साथ करने हो। और किसी भी कंडीशन में अंकुरित चीज़ें खिलाना नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग जैसा पढ़ के ये जो मूंग है या चना है या कोई भी चीज़ अंकुरित करके खिलाते हैं, ये केवल ऑटिज़म वाला बच्चे नहीं, और भी किसी भी प्रकार का बीमारी वाला लोग, जो मरीज़ लोग, तो अंकुरित खाना ही नहीं। क्यों अंकुरित खाएगा, काम विकार बढ़ेगा, काम विकार बढ़ेगा तो वाद बढ़ेगा, वाद बढ़ेगा तो फिर वहाँ पे कोई इलाज करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मरीज़ को काम विकार बढ़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह का अंकुरित चीज़ें ऑटिज़म वाला बच्चों को बिल्कुल खिलानी नहीं है, वो बाकी मरीज़ को भी खिलाना नहीं है। और बिल्कुल चर्या, जो दिनचर्या, उनको बिल्कुल सही समय पे उसको उठाना, सही समय पे उसको सोने के देना, सही समय वक्त में उसको खाना। इसके लिए टाइम फिक्स करना है। एक 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 5 बजे मतलब रोज़ 5 बजे उठाना, रोज़ उनको 10 बजे सुलाना, रोज़ इस समय खाना खिलाना। ये एक फ़िक्स टाइम करेंगे तो बहुत जल्दी ऑटिज़म वाला बच्चे उसको अडॉप्ट करेंगे। और वो उनका नहाने के लिए भी, हर चीज़ के लिए एक टाइम फिक्स करके करना, वो हैबिट उनका उसमें लेकर आना। तो ये सारे चीज़ें हम ऑटिज़म के लिए जो करने के लिए जो मैनेज करने की चीज़ें हैं। इसके अलावा जो हम मेडिसिन के हिसाब से देख के, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाद, हमने बताया वाद दोष है, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको देखना है। साथ के साथ जो हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे हैं तो आपको वहाँ पे पित्त भी मिलेगा देखने के लिए। आदि निद्रा वाले पेशेंट को आपका काफू भी मिलेगा देखने के लिए। इसके अलावा मज्जा धातु पे ऊपर ये दूष्य सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और इसके सबके लिए एक सबसे प्राचीन एक योग, ये हमने और भी कफालस जैसा प्रॉब्लम के लिए हमने पहले भी बताया हुआ है, शंभू का पललांड तैलम। शंभू का पललम मतलब जो फ्रेश वाटर स्नेल, जो बारिश का समय में छोटी छोटी आपको देखने को मिलेगा, उसका अंडे कलेक्ट करके उसको नारियल का दूध निकाल के, वो नारियल का दूध के साथ इसका अंडे पका के, और नारियल का दूध को ये दोनों साथ के साथ पकाएंगे तो नारियल दूध पका के थोड़ा सा उसमें वो दूध उड़ जाएगा और नारियल का तेल मिल जाएगा, उसको हम वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं। वो नारियल का तेल में ये शंभू का पलल का अंड का तेल भी रहेगा, और वो एक आधा चम्मच से लेकर 2 चम्मच तक पेशेंट को आप खिलाएंगे। ये इसका एक प्रभाव ऑटिज़म में वर्णन नहीं किया जा सकते हैं कि जैसे ऑटिज़म को जैसा रस्सी बांध के जैसा रोकते, इस तरह का ऑटिज़म में शंभू का पललांड तैलम काम करते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क अभयांजक लेहम, ये भी योग हमने पहले बताया हुआ है। बकरे का एक सिर से बनाने वाला अवलेह, उसका योग एकदम से याद नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी एडमिन से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको बता देंगे। इसके अलावा पान का पत्ता का काढ़ा बनाकर उसमें अवगाह स्वेद करना, वहाँ पे भी आपको देखने हैं। वाद प्रेडोमिनेंट है तो गर्म, पित्त प्रेडोमिनेंट, हाइपर एक्टिविटी वाला पेशेंट है तो जाकर गर्म करना नहीं, उसको ठंडा पे अवगाह स्वेद देना। गंधक पूरा शरीर में लेपन करना, और
बिल्व पत्र का स्वरस और तुलसी पत्र का स्वरस, ये डेली बेसिस उसको कम से कम 10 ml से लेकर 20 ml लगातार देना। ये पहले जैसे बताया हुआ कृमिजन्य प्रॉब्लम के लिए, और विष, गर्भ विष और अलग अलग तरह के विष पदार्थ को निकालने के लिए भी ये मदद करते हैं। हिमसागर तैलम, जिसको नींद नहीं आते तो इस तरह के लोग सिर पे लगाने के लिए हिमसागर तैलम बहुत अच्छा है। और इस तरह के पेशेंट को अभ्यंग करना, क्योंकि हमें ये अभ्यंग करना है, क्योंकि अभ्यंगम आचरेद नित्यम स जराश्रमवाद दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्वक्त धार्ढ्यकृत। तो अभ्यंगवाद को शमन करने अभ्यंग से बढ़कर और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वहाँ पे बच्चों के लिए सबसे अच्छा बाला अश्वगंधा लाक्षादि तैलम, ये इस तरह के बच्चों के लिए अभ्यंग करने के लिए सबसे अच्छा है। कारस्कर तैलम या कारस्कर घृतम या कारस्कर तैलम ये मात्रा में देना है, क्योंकि मज्जा धातु में अफेक्ट करने वाला एक वंडरफुल मेडिसिन है कारस्तर या विषधूमा। और अष्टचूर्णम या रजन्यादि चूर्णम, अष्टचूर्णम ज़्यादातर वो वाद कफ में ज़्यादा देना है। रजन्यादि चूर्णम है तो पित्त कंडीशन में भी दे सकते, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी वाले पेशेंट को अष्टचूर्णम देंगे तो उनको हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगा, वहाँ जाकर रजन्यादि देना है, क्योंकि रसोवा दुष्टि के लस धातु के लिए आपको देना है। तो इस तरह के देखने हैं। दशमूल नवनीतम एक बहुत ब्यूटीफुल योग है, प्राचीन योग है दशमूल नवनीतम। जो बात नहीं करते ऑटिज्म वाले बच्चे, उनको बात करवाने के लिए दशमूल नवनीतम, 1 किलो दशमूल लेके 4 लीटर दूध और 16 लीटर पानी में उसको उकाल कर, 4 लीटर दूध रह जाएगा और दूध को छान कर उसके बाद उसमें ठंडा होने के बाद दही जमाना है, और दही जमाने के बाद अगले दिन वो पूरा दही हो जाएगा। वो दही को पूरा उसको दही से छाछ निकालना है, और बाकी जो बचेगा जो मक्खन है वो मक्खन है दशमूल नवनीतम। ये जो बच्चे बात नहीं करते उसके लिए 100% रिजल्ट मिलने वाला एक बहुत प्राचीन और एक सीक्रेट योग है। ये ऑटिज्म वाले बच्चे में भी और कोई भी बच्चे में जो बात करते नहीं है डिलेड स्पीच, उसको दे सकते हैं। 1 चम्मच आप हल्का से पिपली का पाउडर मिलाकर आप उसको दे सकते हैं, तो बात करना सही होने के लिए बहुत अच्छा योग है। त्रयंध्यादि कषायम शास्त्र योग का जो योग है वो बहुत अच्छा वाला एक योग है। महापैशाचिक घृतम, महापैशाचिक घृतम ये कषायम भी कर सकते हैं। घृतम करना है, कषाय करना है। वाद पित्ता प्रेडोमिनेंट है तो घृतम अच्छा है, लेकिन वाद कफ प्रेडोमिनेंट है तो वहाँ पे कषाय अच्छा है। ये कफ वाद प्रेडोमिनेंट है तो भी वहाँ पे कषाय ज़्यादा अच्छा है। और जो पेशेंट्स को ऑटिज्म का बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो एंटीबायोटिक्स बीच में उनको देने पड़ते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस आए, कोई एलर्जी आया, तो अगर माँ बाप उनको एंटीबायोटिक दिया तो एंटीबायोटिक देने के बाद वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनका हाइपर एक्टिविटी एकदम बढ़ते हुए देखे। वो उसका कारण ये गट ब्रेन एक्सेस थियरी है हमारे आयुर्वेद का, जो रसोवा दुष्टि के कारण कंप्लीट बैक्टीरिया वहाँ पे वो होने के कारण होते हैं। ऐसा बच्चों को एकदम से उसको वापस सही करने के लिए एक 50 ml अदरक का सोरस में 20 ml शहद मिलाकर और 1 पिंच सेंधा नमक डाल के पेशेंट को थोड़ा थोड़ा करके दिन भर देते रहेंगे तो बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम्स सही होते हुए देखा है। इसके अलावा रसायन में मधुस्नु रसायनम, अजाश्वगंधादि रसायनम, पंचजीरक गुणम, बाहुशाल गुणम, विडंगादि लेह्यम, ये भी सब रिजल्ट मिले हुए योग है। और जो पंचकर्मा या जो कुछ पूर्व कर्म जैसा ट्रीटमेंट करना है तो वहाँ पे पेशेंट के लिए तो शिरोलेब, मुस्ता और आंवला छाछ में मिलाकर जो लेब करना, पीछू करना और नस्यम करना, क्षीरबल 101 अणुतैलम धन्वंतरम, ऐसे नस्यम करना। शाष्टिक लेबन, शाष्टिक लेब पूरा शरीर 150 ग्राम शाष्टिक लेकर उसमें 150 ग्राम बला और करके उसमें जो काढ़ा वाला का काढ़ा बना के उसके अंदर ये षष्टिक चावल का पाउडर डाल के उसमें बिल्कुल क्रीम जैसा बना के पूरा शरीर में लगाना। शिरोधारा करना, क्षीरधारा करना, ये सारे चीज़ें ऑटिज्म वाले बच्चे के लॉन्ग ट्रेंड चलें, 6-6 महीने में एक साल के बीच में लगातार करते रहना चाहिए। तो इतना पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि माँ बाप को सिखा देते हैं ये पीछू, ये शिरोलेबन वगैरह करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप थोड़ा सा उनको समझाएंगे, उनको बहुत जल्दी समझ जाएंगे, तो वो लोग घर पे करेंगे और आपको वो बता देंगे हाँ पीछू किया है तो ऐसा ऐसा है, अभी हाइपर एक्टिविटी का लेबन किया था, हाइपर एक्टिविटी कम हुआ तो आपको बता सकते हैं दूसरा क्या करना है। तो इस तरह की चीज़ें करके हम ऑटिज्म को मैनेज करना है। ऑटिज्म को एक कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना तक है कि जो स्पेशल स्कूल वाले बच्चों को नॉर्मल स्कूल में करते हुए देखा है, और जो पेशेंट आई कांटेक्ट नहीं करते वो आई कांटेक्ट
करने लगा है। जो पेशेंट हाइपर एक्टिविटी करते हैं उनका हाइपर एक्टिविटी बंद हुआ है। और सोशल बिहेवियर, माँ बाप से वगैरह बात नहीं करते, या बाकी लोग तो बिल्कुल थोड़ा सा अटैचमेंट नहीं है, तो उनका अटैचमेंट बढ़े हुए देखे हैं। तो इस तरह का इम्प्रूवमेंट, और जो बात नहीं करते वो थोड़ा बहुत बात करने शुरू किया है, तो इस तरह का इम्प्रूवमेंट ऑटिज्म में मिला है।